हेलो। हेलो। यस कौशिकी, एम आई ऑडिबल? यस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, जरा वेट करिएगा। ट्यूट शीट सेकंड शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे ट्यूट शीट में? मैंने कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे ट्यूटोरियल में, बताइए। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे? सर इसके पहले वाला ट्यूट अटेंड नहीं किया था। क्यों? ट्यूट नहीं अटेंड किया था? अच्छा, नहीं सर, एक्चुअली सर मैं बाहर थी इसलिए अटेंड नहीं कर पाई। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। डेटा शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है ट्यूट शीट? ट्यूट शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। अच्छा, तो इसमें देखिए, सबसे पहले 1 मिनट। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया है, आपका जो प्रीवियस ट्यूटोरियल हुई है, दैट इज ऑन 28 में। हाँ, 28 मई को आपका लास्ट ट्यूटोरियल हुआ था। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आपका, ठीक है, तो मैं इसमें जो है आपका सेकंड ट्यूटोरियल चल रहा था, ठीक है। और सेकंड ट्यूटोरियल में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। जो भी नहीं बताए हैं तो भी मैं एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली बात स्टार्टिंग से ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिफाइन करना है, क्या होता है। देन फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है कि जैसे कोई चार्ज है हमारा जो कहीं पे किसी पोजीशन पे है, ठीक है, उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपको निकल, ये हमने निकलवाया है आप लोग को। लेक्चर्स में हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, जब सेकेंड यूनिट पढ़ाना शुरू किए थे तभी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी, ठीक है। ये नोट्स में यस आपको अवेलेबल हो जाएगा, हमने जो शेयर किया है आपको क्लास नोट्स, उसी में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू लाइन चार्ज, दैट इज एग्जैक्टली जो है, लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग रोयल से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज को रो वी से अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ई हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ई हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हम लोग रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइन चार्ज रखते हैं। तो लाइन के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो क्यू हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन रोयल डीएल, ठीक है। तो ये क्यू की वैल्यू है रोयल डीएल, ठीक है। तो ये आप रख देंगे क्यू की जगह पे, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में रो वी डी वी रख देंगे, ठीक है। और क्यू एस हो जाएगा, वो ऐसे क्यू वी हो जाएगा, ऐसे क्यू एस रो एस डी एस होता है, इंटीग्रेशन रो। तो इस तरीके से हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये भी हम आपसे क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
Then we have question number third, that is describe electric flux density and dielectric constant. ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट. कोई बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. हेलो, कोई बताएगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है. एनीबडी. क्लास आवाज आ रही है. हेलो. यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, कौन बताएगा. ये मैं बता चुका हूँ बेटा, किससे आज भी बताया था क्लास में. फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है बताइए. बताइए. नहीं मालूम है. हेलो. हेलो. आप लोग को यस सर। इतना पढ़ा रहे हैं रेगुलर, आप फिर भी नहीं बता पा रहे हैं. क्लास में भी आज मैंने बताया था, जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा रहे थे हम, तब भी मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है. इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं. डी से. डी इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. इसकी वैल्यू क्या होती है. एप्सिलॉन सिग्मा नॉट इनटू. इंटू एप्सिलॉन नो. इंटू डी ई सॉरी। अब ऐसे पढ़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा. आप लोग कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें लग रहा है. डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई. एप्सिलॉन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. This is permeability related to vacuum, and this is permeability related to uh, relative permittivity कह सकते हैं आप. That is related to some dielectric material. Clear. And epsilon is the epsilon is what. Epsilon naught into epsilon r. अगर मान लीजिए अगर एयर दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये सिंपली डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाता है. अगर ये आपको गिवन है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल गिवन है, तो ये आपको रखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई. तब आपको एप्सिलॉन रखना पड़ेगा. एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है. ये तब है जब आपका कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हो, तब आप इसमें एप्सिलॉन रखेंगे, जिसकी वैल्यू आपकी होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. ठीक है, क्योंकि तब आपको एप्सिलॉन आर रखना पड़ेगा जो भी गिवन होगा. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी. लेकिन अगर आपका कोई मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए वैक्यूम में एयर दिया है, तो आपको सीधे एप्सिलॉन नॉट ही रखना है. ठीक है, इसको हमने क्लास में बताया था. ठीक है, इसके बाद हमने रिलेट करना था इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को और इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने आपको अभी बताया, अभी जस्ट अभी बताया. डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, दैट इज ई का डी के साथ ये रिलेशन है. ठीक है, तो ये इसका आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कर लेंगे आप, क्योंकि ये सब हमने पढ़ाया है आपको क्लास में. ये आप देखिएगा, तीनों क्वेश्चन हमने कराया है. ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Two particles having charges this and this are separated by 1.1 meter apart. Determine the electric field at a point P at a distance of 0.5 meter from each of the particle. ये भी क्वेश्चन हम शायद डिस्कस किए हैं, आप लोग को नहीं किए हैं तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ. इसमें कुछ नहीं करना है, एक मिनट, जस्ट वेट. ये दिख रहा है सभी को. इज इट विजिबल. यस सर। ये देखिए हमने सोल्यूशन कराया था. एक मिनट.
ये देखिए दिख रहा है सभी को। तो इसमें देखिए यही क्वेश्चन है आपका। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जिनकी वैल्यूज आपको गिवन है। वो एक दूसरे से 1.1 मीटर अपार्ट हैं, मतलब 1.1 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है। एक पॉइंट हमने पी लिया है यहाँ पे, जो कि उन्होंने पूछा है कि एक पॉइंट पी है जहाँ पे आपको इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, दैट इज ई। क्लियर, ये फाइंड करना है आपको, जो कि इस ए से 0.5 मीटर की दूरी पे है और बी से भी 0.5 मीटर की दूरी पे है। तो दोनों से ये बराबर दूरी पे है। ठीक है। ए और बी के बीच में 1.1 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ई आपको जैसे ये निकालना है ई की वैल्यू, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट ई है। आपको पहले इस Q1 की वजह से ई Q1 निकालना होगा और Q2 की वजह से ई Q2 निकालना होगा। ठीक है। फिर ई निकालने के लिए क्या करेंगे, ई Q1 का इधर कॉस अल्फा कंपोनेंट और ई Q2 के साथ इधर कॉस अल्फा कंपोनेंट। ठीक है। दोनों जुड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट ई मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे ये अल्फा की वैल्यू हमने 45 क्यों रखा है। ये हमने 45 इसलिए रखा है क्योंकि ये आइसोसेल्स एंगल है। ठीक है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है ये बेसिकली, जिसमें दो हमारे साइड्स इधर के बराबर हैं, थर्ड हमारी नहीं इक्वल है। ठीक है। तो दो साइड इक्वल हैं इसलिए इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो चूंकि ये साइड के सामने का एंगल ये, इस साइड के सामने का एंगल ये, दोनों 45 डिग्री होगा। एंड दिस इज योर 90 डिग्री। क्लियर। दो एंगल बराबर हो गए, ये 90 हो जाएगा तो टोटल 180 हो गया। तो आपको ई निकालने के लिए पहले ई Q1 निकालिए ड्यू टू दिस, एंड ई Q2 निकालिए ड्यू टू दिस। ठीक है। जब ये ई Q1 ई Q2 मिल जाएंगे तब रिजल्टेंट ई निकालेंगे। दैट विल बी द सम ऑफ ई Q1 cos अल्फा प्लस ई Q2 cos अल्फा। ये भी अल्फा अल्फा होंगे इधर वाले एंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्यू टू ज्योमेट्री। क्लियर। ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखें। ये Q1 आपको निकालने के लिए फार्मूला यूज करना होगा, 1/4πε0 Q1 बाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू आपको गिवन है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट इज 0.5 मीटर। ठीक। सिमिलरली ई Q2 के लिए देखेंगे। हाँ, ई Q1 इधर से निकल आएगा, ई Q2 इधर से। ई Q2 के लिए भी आपकी वैल्यू सेम आएगी, सेम नहीं आएगी, मतलब Q2 अलग है ना, इसी वजह से अलग हो जाएगी। Q2 की वैल्यू उसमें गिवन है और Q1 की वैल्यू गिवन है। Q1 is 3 into 10 to the power minus 9, Q2 is 6 into 10 to the power minus 9। दोनों वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपको ई Q1 ई Q2 मिल जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 रख दीजिएगा। ठीक है। कांस्टेंट है ये। तो जब ये ई Q1 ई Q2 आ जाए तो ई निकालने के लिए ई Q1 cos अल्फा प्लस ई Q2 cos अल्फा, दोनों एंगल cos से रिलेट करेंगे। ठीक है। तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। समझ में आ गया होगा सभी को। हेलो। यस समझ। ये मैं पहले भी शायद आप लोग को कराया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ ये, क्योंकि ओके फिर से हम ट्यूटोरियल शीट पे आ रहे हैं अपने। ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसको आप कर लेंगे। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे आइए, स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ एंड डिस्कस इट एप्लीकेशन। ये भी क्लास में कराया है मैंने कि गॉस लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। इसका भी आप देख सकते हैं, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे हमने आप लोग को गॉस लॉ कराया था। और ये दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है बेटा सभी को। ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो हमने कराया था, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। अभी यही बता रहे थे हम आपको कुछ देर पहले। ये देखिए। ठीक है। दिस इज योर D इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। ठीक है। यहाँ से ये एक्चुअली डिराइव हुआ था, तो देख सकते हैं आप। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, इसका कुछ छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप लोग कर लीजिएगा यहाँ तक। ये पूछा भी गया पेपर में।
फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये देख सकते हैं, जिसमें हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही अभी क्वेश्चन में ही पूछा गया था। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज। इसके बाद ये आपका गॉस लॉ है। गॉस लॉ पे बेस्ड आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्सप्लेन गॉस लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो गॉस लॉ का डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था, ये देख सकते हैं आप लोग। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, ये देखिए। ठीक है, दिस इज योर डेरिवेशन, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। तो ये आपका डेरिवेशन पार्ट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। आ गया बेटा? आ गया सभी को समझ में? यस सर। ओके, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, जिसमें एज ए पॉइंट चार्ज हम इसको यूज करते हैं। पॉइंट चार्ज जब निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, तो वहां पे हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन नहीं करना था, एप्लीकेशन वाले में हमने बताया था आपको। केवल आपको इसके एप्लीकेशन याद रखने हैं और रिलेटेड फॉर्मूले याद रखने की, जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो इन कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट चार्ज फील्ड फ्लक्स डेंसिटी और the field intensity due to point charge, we use what? Gauss law. Secondly, if you use Gauss law for line charges, then you may find the value of D and E also. यहाँ पे भी देख सकते हैं, we have taken a cylindrical surface for which we have calculated the D and E value. इसके बाद सिमिलरली आपका कोएक्सियल केबल आ जाता है। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? कोएक्सियल केबल में भी है। तो कोएक्सियल केबल में भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करने के लिए यू यूज व्हाट? गॉस लॉ। ठीक, दैट इज रो एल बटा 2 पाई आर, 2 पाई रो। ठीक है, फिर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, जिसमें स्फेयर में हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो, मतलब हर जगह हो, तो भी हम गॉस लॉ को यूज यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी दो अलग अलग हमने रिलेशन बताए थे। जब जीरो की वैल्यू ए, आर की वैल्यू 0 से ए के बीच में है, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं। दिस इज द आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द इनर स्फेयर, इनर सर्कुलर सरफेस। देख लेंगे यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस आर है, और ये सेंटर से लेके यहाँ बाहर के डिस्टेंस ए है, तो ए इज ग्रेटर देन आर। जिस केस में ये कंडीशन लगेगी, और जब आपका ए आपका आर से छोटा होगा, जो सेकंड केस है, तो ये वाला डी लगेगा। ठीक है, ये सब एक्चुअली न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएंगे अगर इस पे कभी बाई चांस, तो उसमें ये बहुत सही, मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे बेस्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये भी हम क्लास में करा चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कराया है ना? बताइए, कॉन्टिन्यूटी यस इक्वेशन कराया है ना क्लास में? इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कराया है कि नहीं कराया है। एक मिनट रुक जाइए। ये सब हमने शेयर किया है आप लोगों को, जो शेयर किया वो देखा आप लोगों ने, नोट्स वगैरह? जो भी अभी तक नोट्स कुछ भी मैं शेयर करता हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं? बताइए। ये ये सर देख रहे हैं। ये देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, इसमें हमने कई टॉपिक कराए हैं इधर।
सब सेकेंड यूनिट के हैं। पहले तो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन करंट बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया था। फिर हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से देखिए BD वगैरह की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग करंट डेंसिटी फाइंड किया था, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई, ये भी हम लोगों ने निकाला है, देखिए यहाँ से, ठीक है, डिराइव करके। उसके बाद कन्वेक्शन करंट डेंसिटी फाइंड किया था, दैट इज J इज इक्वल टू रो वी इंटू वी, ये सब चीज़ें हमने निकाली थी। फिर आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर, ठीक है। देन इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये रिलेशनशिप भी हम लोगों ने इसमें निकाला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन निकल के आया था J इज इक्वल टू NE/BD। इसके बाद आपका कहीं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आया था, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ डेफिनेशन पार्ट दी हुई है, ठीक है। इसके बाद इसका डेरिवेशन पार्ट है, ये देखिए यहाँ ये पूरा डेरिवेशन है, ये कराया था मैंने क्लास में, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा डेल डॉट J इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, फॉर स्टडी करंट, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व कर लेना है। वैसे इसकी वैल्यू डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाई डेल टी आ रही है यूजिंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, लेकिन जब हम इसको स्टडी करंट निकालेंगे तो हमारा टाइम के साथ जो चेंज आता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि देयर विल बी नो चेंज विद टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, दैट इज डेल डॉट J इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इक्वेशन shows that the total current, the total charge leaving a volume is the same as the total charge entering this। डेल डॉट J 0 होने का क्या मतलब है कि जो J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, इसका मतलब डेल डेल डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल चार्ज है लीव कर रहा है वॉल्यूम को, और जो टोटल चार्ज एंटर कर रहा है वॉल्यूम, दोनों ही सेम है। इस फ्लक्स के फॉर्म में देखेंगे तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, जो फ्लक्स आउट हो रहा है, दोनों सेम है। ये किसमें होता है, माइक्रोस्टैटिक में, ठीक है। आगे बढ़े इसमें। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट, यहाँ तक हो गया, कैलकुलेट द टोटल करंट इन सर्कुलर कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 mm if the current density varies according to J is equal to 10 to the power 4 by R एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको कौन कौन करेगा, कैसे होगा ये बताइए, क्वेश्चन कराएं हम। हेलो, क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। सर एरिया की जगह इसका सर्कुलर एरिया रख देंगे सर, आई इज इक्वल्स टू J2 शायद। क्या रख देंगे, सर्कुलर एरिया। देखिए इसमें टोटल करंट आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जी J डॉट डी एस, ठीक है, J डॉट डी एस, दैट इज योर टोटल करंट, ठीक है। यही होती है ना, बताइए। सर J इज यही इक्वल टू आई बाय डायरेक्ट भी तो होता है सर। डायरेक्ट कैसे होगा बताइए, ये सर्कुलर कंडक्टर जो दिया है ना, ये आपका एग्जैक्टली जो दिया है क्वेश्चन, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। कैन यू ऑब्जर्व दिस, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, बताइए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए दिया है, नहीं दिया है। हम्म, बताइए। क्योंकि जो सर्कुलर कंडक्टर लिखा है ना, सर्कुलर कंडक्टर,
टर्म लिखा है सर्कुलर कंडक्टर, कैलकुलेट द टोटल करंट इन सर्कुलर कंडक्टर। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। आर यू गेटिंग? दैट इज द अनदर नेम ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दैट इज सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था मैंने प्रीवियस टर्म पे? हुआ था ये? नहीं हुआ है? देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि आपको करंट डेंसिटी जे गिवन है, ठीक है। करंट, टोटल करंट आपको निकालना है फॉर ए सर्कुलर कंडक्टर। तो सर्कुलर कंडक्टर मतलब है यहाँ पे सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे ये आप मान के चलिए, दिस इज योर सर्कुलर कंडक्टर, ठीक है। एक मिनट। जो सर्कुलर कंडक्टर है बेसिकली वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये मान के चलिए आपका ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि यहाँ पे ये आर दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के पॉइंट तो रो फाई जेड होते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल के होते हैं आर थीटा फाई। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये आर तो स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट के पॉइंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो आर है, ये आर, पहली बात तो यहाँ से सर्कुलर कंडक्टर दिया, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का नहीं है, ठीक है क्वेश्चन। और ये जो आर होता है ये रो के बराबर होता है। कई बार हम इसको रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको आर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सिस, और दैट इज इक्वल टू रो एज वेल। और रो हमारा आर के इक्वल होता है, तो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन बस अलग अलग है। स्फेरिकल में इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आपको बुक में ये रो से ही लिखा मिलेगा, या कई बार बुक में आर से लिखा मिलेगा, कई कई बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है दोनों एक ही चीज। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो टोटल करंट निकालना है, आप ये मान के चलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये बेसिकली रो ही है तुम्हारा, ठीक है। ऑफ रेडियस 4 mm, जिसकी रेडियस कितनी है 4 mm है। इफ द करंट डेंसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू जे, जे इज इक्वल टू 10⁴ बाई आर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले एक मिनट, मैं न्यू पेज खोलता हूँ, उसमें बता रहा हूँ। देखिए ये पेज दिख रहा है सभी को? आपको क्या क्या गिवन है? पेज दिख रहा है सभी को? हेलो, पेज दिख रहा है बेटा सभी को? यस सर। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन 7। 7 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट थ्रू थ्रू व्हाट? सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट,
ये ध्यान रखिएगा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी होता है या सर्कुलर कोऑर्डिनेट भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि वहां सर्कुलर दिया है तो इसका मतलब वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको निकालना है, दैट इज आई। आई आपको फाइंड करना है, ये आपको नहीं पता है। और गिवन क्या है? गिवन है आपको J इज इक्वल टू, दैट इज द करंट डेंसिटी, ठीक है, 10⁴/r, ये आपको गिवन है, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको क्या गिवन है? और भी कुछ गिवन है, रेडियस गिवन है। रेडियस जो आपकी है वो 4 mm है। इस रेडियस की जरूरत कहाँ पड़ेगी? रेडियस की जरूरत कहाँ पड़ेगी? पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। एरिया कैलकुलेशन। एरिया कैलकुलेशन, देखिए हमको आई निकालना है। आई इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन J.ds, ये हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये आपको बताया था ना जब करंट डेंसिटी पढ़ा रहे थे। J इज इक्वल टू वैसे भी I/A होता है, तो A इज योर ds, ds इज द डिफरेंशियल सरफेस एरिया एंड I इज द करंट। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल J.ds। सरफेस इंटीग्रल क्यों लेना है? क्योंकि हमारा ये एरिया होता है, ठीक है ना। ds इज द एरिया, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। अब हमें जो बताना है आपको कि यहाँ पे हमने जब आपको सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट बताया था तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो डिफरेंशियल सरफेस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपको डीएस से है। डीएस आप क्या रखेंगे? ठीक है, डीएस ही तो रखना है आपको। ठीक है, तो या तो आप डीएस पूरा रख लीजिए। डीएस हमने क्या निकलवाया था सर्कुलर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में? देखिए यहाँ पे आ जाएगा जे की वैल्यू है 10⁴/r, ठीक है, इंटू डीएस क्या रखेंगे? डीएस रखेंगे, डीएस हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? क्योंकि पहली बात तो आपको कुछ पैरामीट्रिक वैल्यूज देखनी है, जैसे आर आपको गिवन है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा डीएस। और सर्कुलर सिलेंडर का सर्कुलर कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है तो सर्कुलर में आपका फाई एग्जिस्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? बताइए, सर्कुलर कोऑर्डिनेट में एक तो फाई भी तो आएगा, क्योंकि उसने बोला है ना कि सर्कुलर कंडक्टर के लिए निकालिए, तो सर्कुलर कंडक्टर है तो उसका मतलब सर्किल में आपका एक तो ये रेडियस आर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और एंगल एग्जिस्ट करेगा, किस एंगल से हमारा ये टिल्ट कर रहा है, दैट इज फाई। ठीक है, तो रो फाई जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसका मतलब रो और फाई हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। रो हमारा हो गया रेडियस, दैट इज रो की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? रो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके इनफाइनाइट तक होती है रो की वैल्यू। इनफाइनाइट तक तो जाना नहीं है, आपको मैक्सिमम 4 दिया रेडियस, तो 0 से लेके 4 mm, 4 mm का मतलब 0.004 मीटर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया रो की रेंज। ठीक है, रो इज योर आर, आर और रो दोनों सेम है। ठीक है, और फाई की अगर हम बात करेंगे, फाई हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें पता है ये सर्कुलर शेप है, सर्कुल में हमारा रेडियस एज वेल एज फाई एंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, जिस एंगल से हमारा ये एजिमुथ एंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दिस विल ऑल्सो एग्जिस्ट, ये हमने आपको बताया था सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो फाई भी एग्जिस्ट करेगा, तो फाई के लिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू? हाँ, फाई हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 to 2π तक। फाई कहाँ तक आएगा? 0 से 2π तक, ये फाई की रेंज होती है। ठीक है, और जेड हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, ये सभी को होता है, जेड तो हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो डीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीएस विल बी, डीएस क्या रखेंगे? R dr d फाई रखेंगे, यही तो रखेंगे, R dr d फाई। बोलिए, रखेंगे? हेलो, सिलिंड्रिकल Yes, sir. कोऑर्डिनेट है ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने आपको ds r प्लस ds फाई प्लस ds जेड, आर की जगह आप रो लिख लीजिए, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, ds रो प्लस ds फाई प्लस ds जेड निकाला था।
तो हमको टोटल डीएस मिला था, याद आ रहा है, डिफरेंशियल सरफेस। डीएस रो के लिए हमने एक सरफेस लिया था। आप लोग हमारे ख्याल पहली यूनिट आपको थोड़ा बहुत दिमाग से निकल गया, तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। जब डीएस रो की हम बात करते हैं तो डीएस रो में हमारा सरफेस किस तरह से होगा, बताइए। डीएस रो में सरफेस कैसी होगी? ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो एक सरफेस हमारी ये थी, जो हमने पढ़ाया था आपको फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। एक सरफेस ये थी, एक सरफेस हमारी ये थी, ठीक, और एक सरफेस हमारी ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट वेक्टर था वो ए जेड कैप था, जेड डायरेक्शन में। इधर जो यूनिट वेक्टर था ये फाई डायरेक्शन में था, और यहाँ जो यूनिट वेक्टर था ये रो डायरेक्शन में था, ठीक है। यहाँ से हमारा रो डी फाई निकल के आ रहा था इधर से, ये हमें डी जेड दे रहा था, साइड साइड वाला डायरेक्शन, क्योंकि ये डी जेड है ना, ये परपेंडिकुलर है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ये रो डी फाई हो गया, ठीक है। एंड दिस इज योर अगेन डी जेड, ये भी परपेंडिकुलर है, जेड डायरेक्शन के पैरेलल है। एंड दिस इज योर डिफरेंशियल लेंथ रो, डिफरेंशियल लेंथ डी रो, ठीक है। ये भी डी रो है, ये सब रो डायरेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सिस, ठीक है। और ये रो डी फाई है। तो आपको कौन सा हम यूज कर रहे हैं? डीएस रो की बात करेंगे तो ये आएगा, डीएस रो हमारा क्या था, रो डी फाई डी जेड इंटू ए रो कैप, प्लस डीएस फाई क्या था, डी रो डी जेड ए फाई कैप। डीएस जेड क्या था, रो डी फाई ए जेड कैप, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम एक को लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक मतलब हमें सारे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे कंपोनेंट को रखना ही नहीं है, ठीक है। हम तो उसी कंपोनेंट को रखेंगे ना जिसकी हमको नीड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो, ठीक है ना बेटा? हमको उसी Yes, sir. कंपोनेंट की जरूरत है, हम सारे क्यों रखेंगे? तो हमने आर डी फाई रखा है, आर डी फाई मतलब आर आर के फॉर्म में दिया, इसलिए आर डी आर लिखना है। अगर ये चूंकि रो होता ना तो रो के ही फॉर्म में लिखते, एग्जैक्टली ये है रो, तो रो के ही फॉर्म में देखिए, तो रो डी फाई, रो डी फाई, एग्जैक्टली क्लियर। तो रो डी फाई हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से रो डी फाई, तो ये कंपोनेंट हमने रख दिया, ठीक है। तो चूंकि आर के फॉर्म में था इसलिए आर रख लिया, आप इसको रो भी ले सकते हैं, है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ही, अभी मैंने बताया आर और रो दोनों सेम होंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको अलग अलग आप इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे एक बार आप यहाँ रो के लिए अलग कर लीजिए, मीन्स आर के लिए आर इज इक्वल टू 0 से लेके 0.004, और एक फाई के लिए रख लीजिए, फाई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, ठीक, 10 to the power 4 बाई आर, डी फाई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 to the power 4 ले लीजिए कॉमन, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0 से 0.004, ठीक, इंटू डी आर, ठीक, इंटू फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई, ये फाई की लिमिट है, ठीक है, इंटू डी फाई, ठीक। अलग अलग हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 004 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 80 पाई एम्पियर। आ जाएगा आंसर, बताइए। यही आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड